सो मेरे प्यारे बच्चों, लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखो बेटा, जैसे हमने पढ़ा था पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट के बारे में। तो बेटा, जब मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन दी तो उसने प्रूव कर दिया कि लाइट जो होती है उसका पार्टिकल करेक्टर होता है। और उसी पार्टिकल करेक्टर को देते हुए उसने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। देखो बेटे, भले ही ये आज हमारे सिलेबस से काट दी गई हो, बट येट इसके बिना तो बेटा बोहर मॉडल की शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि बोहर मॉडल की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं सब इसी पे बेस्ड है बेटा। इसलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। ठीक, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कौन सी आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। So we'll be going to study today Planck's quantum theory, that is particle character of light. Planck's quantum theory, and that is also particle character of light, that is called as particle character of light. ठीक है जी। देखो बेटा, सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे और फिर उसकी न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं बेटा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ये कहता है कि एनी रेडिएंट एनर्जी। तो पहली बात तो सर, ये रेडिएंट एनर्जी जो आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या है बेटा? रेडिएंट एनर्जी का मतलब है किसी सोर्स से निकली हुई एनर्जी, रेडिएट हुई एनर्जी। जैसे सन से रेडिएट हो रही एनर्जी, जैसे किसी ट्यूब से रेडिएट हो रही एनर्जी, किसी बल्ब से रेडिएट हो रही एनर्जी, तो एनी रेडिएंट एनर्जी। तो ये कहता है एनी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली। एनी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली, बट discontinuously in form of small packets known as quantum. क्या कहा? Any radiant energy is not emitted or absorbed continuously. Any radiant energy is not emitted or absorbed continuously, but discontinuously in form of small packets known as quantum. बेटे प्लूरल होता है इसका क्वांटा और सिंगुलर है क्वांटम। तो बोलता है एनी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली but discontinuously in the form of small packet known as quantum. But in case of light, quantum is called as photon. ठीक है जी। तो पहली बात ये कहता है कि एनी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली, कि कोई भी एनर्जी कहीं से निकले तो वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं निकलेगी, वो डिसकॉन्टिन्यूअसली निकलेगी छोटे छोटे पैकेट्स में, और उन पैकेट्स का नाम होगा क्वांटम। जैसे एक क्वांटम निकल गया, दो क्वांटम निकल गए, तीन क्वांटम निकल गए, तो दैट स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटम, एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड एज फोटोन। लाइट के केस में उसी क्वांटम को अपन क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं। तो जब भी किसी सोर्स से एनर्जी निकले तो वेव की तरह नहीं निकलेगी, कॉन्टिन्यूस नहीं निकलेगी, वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम बोलेंगे। तो ये थ्योरी जो थी ये पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट को बिल्कुल क्लियर करती है। दूसरा पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम, is directly proportional
is directly proportional to its frequency, The energy associated with the quantum is directly proportional to its frequency. कहने का मतलब अगर मैं एनर्जी को बेटे E से शो करता हूं तो E is directly proportional to nu. ठीक, where nu is frequency. ठीक है, so nu is frequency. तो ये पोस्टुलेट कहता है कि जिस क्वांटम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, या जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. क्लियर? जब भी बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो? कांस्टेंट लगाते हो. तो जब कांस्टेंट लगाओगे तो बोलोगे E is equal to h nu. E is equal to h nu. Where what is h? जहां पे h क्या होता है बेटा? h को बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट. प्लांक्स कांस्टेंट बेटे पूरी केमिस्ट्री में इसका जगह 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 यूज होगा. तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है h की, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 अगर हम इसको ध्यान से देखें 6.626 10 to power -34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू है बेटा. तो h की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 6.626 into 10 to power -34 जूल सेकेंड. बेटा एक क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर आता है, हमसे पूछा जाता है कि प्लांक्स कांस्टेंट जो है इसकी डायमेंशंस किसके बराबर है. तो हमेशा ध्यान में रखना कि इट इज डायमेंशनली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. जो एंगुलर मोमेंटम जो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के होते हैं. देखो बेटा फिजिक्स में पहला चैप्टर किए होंगे तो उसमें तुम्हें एमएलटी बताया होगा, ठीक, यानी डायमेंशन बताए होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस बताया होगा. तो बेटे वहां पे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन बताए होंगे. तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस आर इक्विवेलेंट टू द डायमेंशंस ऑफ दैट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन कॉम्पिटिशंस कि प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस किसके बराबर होते. तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम के बराबर इसके क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है जी. तो पहली बात इसने बोला कि एनी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड continuously but discontinuously in the form of small packet known as quanta. In case of light, quantum is called as photon. अगली बात ये बोलता है एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. यानी अगर आप एनर्जी डबल कर दोगे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे एनर्जी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे एनर्जी हाफ हो जाएगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जो अगला पोस्टुलेट है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तीसरा पोस्टुलेट, ठीक, तीसरा ये कहता है एनर्जी इवॉल्व और एब्सॉर्ब इज ऑलवेज इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम. एनर्जी इवॉल्व निकले और एब्सॉर्ब या एब्सॉर्ब हो is always in whole number multiple of quantum. यानी एनर्जी इवॉल्व और एब्सॉर्ब इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम. यानी जो E है बेटे हमारे पास, E इज NH न्यू. वेयर ये जो N आया बेटा, this N is any whole number that represents number of photons, a number of quantum. Plural में quantum को क्या बोलते हैं? Quanta, number of quanta. It can be 1, it can be 2, it can be 3 and so and forth. एक बात हमेशा समझ लेना कि ये छोटा है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक, ये नंबर है, कोई भी होल नंबर है. समझ में आई? अगर हमें इफ आपको एनर्जी 1 मोल की निकालनी हो, इफ एनर्जी ऑफ 1
मोल ऑफ क्वांटा। अगर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटा निकालना हो, इसको बोलते हैं 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो बेटे कल को पेपर में क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, तो मतलब 1 मोल की एनर्जी। ठीक, उस समय देन n की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। तो n की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर? यानी n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, n इज एनी होल नंबर। ये नंबर ऑफ क्वांटम बता रहा है यहां पर। इट कैन बी 1 2 3, जितने भी क्वांटम हमारे पास होंगे। तो E इज इक्वल टू NH न्यू, ये बन गया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर थ्योरी का फॉर्मूला ही ये है। ठीक है जी। अब हम ये भी जानते थे कि न्यू जो होता है एज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था कि न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्डा होता है। तो इसको पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग न्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू, द वैल्यू ऑफ न्यू इन, से ये 1 थी, हमने 1 में पुट कर दिया। तो क्या बन गया बेटा हमारे पास? हमारे पास बन गया E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वेवलेंथ के साथ ये रिलेशनशिप हो गया और फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशनशिप हो गया, वेयर n इज नंबर। अब देखो बेटे, यहां पे एक खास बात समझ लो। ये जो hc है ना, c क्या है यहां पर? स्पीड ऑफ लाइट। c इज ऑलवेज कांस्टेंट, h इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जगह जगह पे हर न्यूमेरिकल में आपको hc की वैल्यू पुट करनी होगी। अब कंपटीशन में इतना समय तो नहीं ना हमारे पास कि h की वैल्यू पुट करें, c की भी फिर कैलकुलेट करते रहे। यार इतना लंबा समय किसके पास है दुनिया में? तो आपको ना hc वैसे ही ध्यान में रखना है। कैसे? देखो बेटा, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻−34 और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8। तो जब इसको सॉल्व करोगे, यह आएगा 19 लगभग 6 ले लो या लगभग 8 ले लो। 19.8 इंटू 10⁻26, ये hc की वैल्यू रहेगी हमेशा। तो कहीं पर hc यूज करना होगा, ठीक, तो यू कैन इजीली, वेरी इजीली यूज द फॉर्मूला hc। ठीक, तो hc ये हो गया। अब क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अगर हमने एक फोटोन लिया, उसकी एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप देखा, क्योंकि ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पाएंगे। तो यहां से हमें ये भी समझ में आता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आपने वेवलेंथ डबल की तो एनर्जी हाफ हो जाएगी, वेवलेंथ हाफ की तो एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ये 3 मेजर पोस्टुलेट हैं। बाकी तो आपको करने का कोई जरूरत ही नहीं, बस ये 3 मेजर पोस्टुलेट है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले कहता है कि कभी भी किसी सोर्स से अगर एनर्जी निकल रही है या कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ना तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी? एमिट करेगी, ना कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगी। ये डिसकॉन्टिन्यूसली फेंकेगी, जैसे 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट ऐसे फेंकेगी, या ऐसे एब्जॉर्ब करेगी, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, यानी हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगी। तो यहां पे लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर शो हुआ, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है बेटे, हमारे जो ये एजुकेशनिस्ट है ना, बड़े अजीब लोग हैं यार। ठीक, ये लिख कुछ देते हैं, होता कुछ है। अब क्या है, सिलेबस के अंदर एज सच प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नहीं लिखी, पर कहा है डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट भी है। अब भैया डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट में तो यही आएगा, ठीक, आएगा ही आएगा। अब लिखा नहीं है तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। हमने इसको पढ़ लिया कि पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट प्लांक्स ने दिया था। फिर उसने अपनी थ्योरी दी जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, जो कहता है एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी ऑलवेज इन द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, या आप बोलो
कि any radiant energy is not emitted or absorbed continuously but in form of small packets known as quantum. In case of light, quantum is known as photon. फिर बोलता है energy associated with the quantum is directly proportional to its frequency. ठीक, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. अगला बोलता है एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज इन द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम. जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी दैट इज ऑलवेज इन द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम. नाउ अब एक खास पॉइंट यहां पे समझ लेते हैं. यस नितिन, आई विल कम टू योर डाउट. खास पॉइंट यहां पे समझ लेते हैं. मान लो अब एनर्जी हमेशा, हमें पता है एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. We very well know that energy is always conserved, isn't it? एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है. सो E जो होगा हमारे पास, मान लो एक फोटोन, एक ये चीज थी, कोई सब्सटेंस था, कोई मेटल था, समथिंग था, उसने यहां पे एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी E थी, और इसने आगे इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में फेंक दिया. इसका E1 था एनर्जी, इसका E2 था, इसका E3 था. मेरी बात समझो कि क्या हुआ, किसी सोर्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको 3 पार्ट में फेंक दिया. ठीक, 3 पार्ट में फेंक दिया. तो बेटा एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, जैसा कि हमें पता है. तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि E शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. ठीक है जी, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. क्लियर हो गया? तो फटाफट बोलो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीट क्लियर हुई कि नहीं हुई? और नितिन पहले आप क्वेश्चन पूछो बेटा. सर एक बार सर ये वाला रिपीट कर दो सर. क्या बेटा? सर एक बार सर ये वाला रिपीट कर दो सर, जो अभी आपने समझा. ये वाला बेटे? यस सर. हाँ बेटे देख, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना बेटा? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना पुत्र? यस सर. अब तैने क्या किया, किसी सब्सटेंस ने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, एक लाइट के क्वांटम को एब्जॉर्ब कर लिया. अब उसको उसने 3 टुकड़ों में बाहर फेंक दिया. फिर ठीक, एक को एब्जॉर्ब किया, 3 टुकड़ों में बाहर फेंक दिया. तो वो तो बराबर ही होना चाहिए ना मेरे दोस्त. एनर्जी तो बराबर होनी चाहिए. तो कहने का मतलब जो एनर्जी फेंकी थी उसके जितने टुकड़े थे उनकी एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए थी. तो E must be equal to E1 plus E2 plus E3. Got it or not? Yes sir. Any other question to any other student? Yes sir, ये रेडिएंट एनर्जी समझ में नहीं आई. मींस रेडिएंट एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट एंड सब कुछ आ जाता है, फिर साउंड एनर्जी एंड ऑल सॉर्ट. एक बात समझ, रेडिएट मतलब जो रेडिएंट होती है, ठीक, जो किसी जगह से निकलती है, ठीक, उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं. Any sort of energy now has a particle nature. ठीक, any sort of energy now has a particle nature. Clear बेटे? Means according to Max Planck's theorem, every energy has a particle character. हाँ, आज हम ये भी बोलेंगे कि अगर सन से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी के भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्वांटम्स आ रहे हैं. वो एनर्जी के भी क्या आ रहे हैं, क्वांटम्स आ रहे हैं बेटा हमारे पास. ठीक है, यानी लाइट के फोटोन हम पे गिर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? लाइट के फोटोन्स हमारे पे गिर रहे हैं. समझ में आई बेटे बात? सर मींस फिर इलेक्ट्रिसिटी को रेडिएंट एनर्जी नहीं बोल सकते? इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक, बट बेटे जी वो भी पार्टिकल्स में ही मान के चलते हैं. ठीक है, पर वो अलग बात हो गई. यहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, लाइट के कैरेक्टर को देख रहे हैं. किसके? लाइट के कैरेक्टर को देख रहे हैं. ओके, मींस उसको सेंटर में रख के ये पूरी थ्योरी डेवलप की गई. ओके सर. लाइट, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना बेटा. ऐसे तो इसने बोला कि इट इज एनी रेडिएंट एनर्जी, इसने तो ऐसे बोला कोई भी रेडिएंट एनर्जी, बट डेफिनेटली ये लाइट की ही बात कर रहा है क्योंकि लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को बढ़ा रहा है. बोलो क्लियर शंका? यस सर. अच्छा, दूसरा त्रिकोण बेटा, ये डेफिनेटली आपको जो लिखा है जरा लर्न तो करना ही है. लर्न क्या आप समझ लोगे तो फिर लर्न कभी जिंदगी में करना नहीं पड़ेगा और बार बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर इसको लर्न करना है कि नहीं. सब चीजें करनी है भाई. ठीक, अब पूर्वा आपका कुछ क्वेश्चन था बेटा. यस बोलो बच्चे. यस सर, मुझे पूछना था कि n 0 हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल
बेटा 0 फोटोन थोड़ी निकलेगा, या 1 या 2 या 3, किसी से एक पार्टिकल निकला, 2 पार्टिकल निकले, 3 पार्टिकल निकले। अगर हमने बोला 0 पार्टिकल निकले तब तो लाइट एमिट हुई नहीं, है ना बेटा। तो n कैन नॉट बी 0 बेटा, n कैन बी एनी पॉजिटिव होल नंबर, क्लियर, पॉजिटिव होल नंबर। ओके सर। ठीक। अब यहां पे एक खास बात थी कि मैक्स प्लैंक ने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कर दी। ठीक, इसको बोलते हैं कि मैक्स प्लैंक ने क्या किया, ही क्वांटाइज द एनर्जी, यानी इसकी थ्योरी से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हो गई। अभी समझाता हूं क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, कल को बेटा कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसने की, तो बोला प्लैंक ने की। पर सर ये क्वांटाइजेशन जो आप बोल रहे हैं होती क्या है, ये तो समझा दो। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच हैज अ डेफिनिट डिस्क्रीट वैल्यू, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है और उसी के होल नंबर मल्टीपल्स में ही वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप, कई जगह की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बेटा एक टाइम पे आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, है ना बेटा, एक टाइम पे 2 सीढ़ी चढ़ सकते हो, है ना बच्चे, एक टाइम पे 3 सीढ़ी चढ़ सकते हो। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2.5 सीढ़ी चढ़ो तो क्या चढ़ सकोगे, है भाई, नहीं चढ़ सकोगे ना। ठीक, अगर मैं बोलूं 2.25 सीढ़ियां चढ़ो तो नहीं चढ़ सकोगे। आप 1 के मल्टीपल्स में, होल नंबर मल्टीपल्स में चढ़ सकते हो। आप एक बार में एक बार में 2 या 3 चढ़ सकते हो, पर 1.5, 2.25, 2.25 ये नहीं चढ़ सकते। यानी हर सीढ़ी की एक डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू है और उसके मल्टीपल्स में ही हम उसको, यू कैन से, उसको राइट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा, बेटे 2 फोटोन निकलेंगे, बच्चे 4 फोटोन निकलेंगे, पर कभी भी 2.5 फोटोन नहीं निकलेंगे, कभी भी 2.25 फोटोन नहीं निकलेंगे। यानी इसकी एक डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू होगी। डेफिनेट मतलब पक्का पक्का, डिस्क्रीट यानी एक जो जिसके मल्टीपल्स में ही हम ले सकते हैं। तो इट हैज अ डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू, यानी हर फोटोन की अपनी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। इसलिए हमने बोला कि उसकी छोटे छोटे पैकेट्स हैं, डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू वाले पैकेट्स हैं, तो इसको क्वांटाइजेशन बोला जाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो ऐसा भी आपने एक मूंगफली की बोरी ले आई, अब उसमें खूब सारी मूंगफली है, हमें पता ही नहीं कितनी। अब हमने क्या किया, उसके छोटे छोटे 100 ग्राम के पैकेट बना लिए, 100 ग्राम के पैकेट बना लिए। नाउ मूंगफली इज क्वांटाइज्ड। अब मूंगफली क्वांटाइज्ड हो गई, हर पैकेट का 100 ग्राम वेट है, हर पैकेट का 20 रुपए रेट है, और उसी के मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भैया मेरे को 2.5 पैकेट दे दो, नहीं देगा बंदा, बोलेगा जी 3 ले जाने या 2 ले जाने, ये बता दो, 2.5 नहीं हो सकता। ठीक, सिमिलरली यहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इट हैज अ डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज। इसकी डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं एनर्जी की, जो होल नंबर मल्टीपल्स में रहा करती हैं। समझ में आई बात? रिवॉन, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया कि हमने 100 ग्राम के पैकेट बनाए। मैंने ऐसे कभी नहीं बोला एक 100 का बना दे, 200 का बना दे, 500 का बना दे, नहीं बोला। मैंने कहा कि हमने 100 ग्राम के पैकेट बनाए, यानी सभी के जो यू कैन से वैल्यूज है वो बराबर है और उसके होल नंबर्स में। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास लाइट की भी क्या होती है, क्वांटम्स होते हैं। या तो एक पार्टिकल लाइट का आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे। आप बोलो 2.25 पैकेट आएंगे, नहीं आएगा। 2.25 फोटोन आएंगे, नहीं आएंगे। होल नंबर मल्टीपल्स में आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी को बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो ये तो था बेटा हमारे पास, सारा कुछ मैंने क्लियर किया। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यही इंपॉर्टेंट है बेटा, यही न्यूमेरिकल स्टडी इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और बहुत ध्यान से करना है।
चलिए, नाउ वी विल स्टडी न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी, इसमें कितने तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअली यूज होता होगा। इन न्यूमेरिकल में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यूज, कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, ठीक, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो यूज होना है वो होना है नंबर 1, E इज इक्वल टू NH न्यू, जहां आप जानते हैं कि E क्या है, एनर्जी है, N क्या है, नंबर है, होल नंबर है। ठीक, H जो है वो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा से पता है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड, एंड इसकी डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। दूसरी बात जो हमें बतानी है, दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। ठीक, अगर वेवलेंथ के साथ पूछेंगे तो E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। जैसे यहाँ पे न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एन फोटोन। और HC की वैल्यू भी हमने पहले से ही कैलकुलेट रखी है, 19.8 into 10 to power minus 26। अगर नहीं याद रहे तो H और C को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट याद रख लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, जगह जगह क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा। तीसरी बात हमेशा याद रखनी है कि फॉर वन आइंस्टीन n जो होगा वो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 लेंगे, यानी 1 मोल का नंबर लेंगे। क्यों, 1 आइंस्टीन इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, 1 मोल फोटोन की एनर्जी। अगला जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी एक और बात लेंगे, जो यहां नहीं पढ़ी पर आपने बचपन में पढ़ी है बेटा। ठीक, आपने व्हाट इज एन आइंस्टीन, बेटा आइंस्टीन होता है हमारे पास क्या, इट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टीन इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ठीक ना, अगली बात हमारे पास आ जाती है बेटा यहां पर कि E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बेटा एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ये आपने 8वीं 9वीं 10वीं में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ये भी जगह जगह यहां पर यूज होगा। ठीक, अगला एक और मैं बता रहा हूं आपको जो यूज होगा, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q इनटू V, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जैसे बेटा यहां पे ये जो P था वो था पावर, ये P क्या था, पावर, और ये T क्या था, टाइम। लेकिन यहां ये क्या है, चार्ज, और ये है पोटेंशियल। ये आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कहां यूज होना है। ठीक है जी, और एक खास जो हमारे को यूज होना था वो छठा फॉर्मूला, दैट इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन। जितने फोटॉन्स में वो टूटता है, यह भी बताया था ना मैंने कि एक फोटोन किसने एब्जॉर्ब किया और फिर काफी सारे फोटोन दिए तो वो उसकी एनर्जी सम हो जाती है। तो ये 5-6 फॉर्मूलाज इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे पास यूज होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम 0 से Z तक इसका एक एक न्यूमेरिकल कर डालेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कर डालेंगे जो किसी को दोगे तो उसको नहीं आएगा और आप आराम से करोगे। ठीक, चलिए। एक्सक्यूज सर। जी बेटा बोलो। सर जो सेकंड नंबर पे सर C क्या है सर उसमें? C इज ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट बेटा, जहां कहीं भी C लिखा होता है बेटे वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। C इज स्पीड ऑफ लाइट, और कितनी होती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, बोल जरा। सर 3 into 10 सर 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमेशा C होता है। ठीक, एनी हाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है जी। हमें बोला है वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड बाय सोर्स, वेवलेंथ of a photon emitted, wavelength of a photon emitted by a source, wavelength of photon emitted by a source is 300 nanometers. 300 nanometers. हमें कह दिया गया फाइंड, ठीक, फाइंड नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक, नंबर 3 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे जीरो लेवल क्वेश्चन यानी फर्स्ट लेवल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर, बहुत इजी। हमें पता था कि फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है, वेवलेंथ हमें दे रखी, वेवलेंथ को किससे शो करते हैं, लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू से। और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पहले ही समझाया था कि हमारे पास न्यू जो होता है वो c अपॉन लैम्डा होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हमें पता था। तो c जो है वो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा बेटा नानोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 नानोमीटर is always equal to 10⁻⁹ meter. 1 nanometer is always equal to 10⁻⁹ meter. तो बेटा यहां पे आ जाएगा 300 × 10⁻⁹। ठीक है, इसको कर लोगे सॉल्व, ठीक है जी। तो आई थिंक सो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट या सेकंड इनवर्स और यहां पे हर्ट्ज। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इट इज वेरी वेरी सिंपल। द फॉर्मूला यूज्ड इज न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, वेरी सिंपल। अब अगली बात थी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक। देखो बेटा ध्यान दो, यहां बार बार सब कुछ नहीं होगा ट्रिगोन, हर चीज को नहीं हम करते हैं बार बार यार। सो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो है c बाय लैम्डा। तो c की वैल्यू हमें गिवन है और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, तो c बाय लैम्डा कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। c आपको पता 3 × 10⁸ होगा और लैम्डा 300 × 10⁻⁹ होगा, ठीक। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन की जहां तक बात करें, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है। हमने ये फॉर्मूला निकाल रखा है hc अपॉन लैम्डा। और क्योंकि हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, n1 है तो n लिखने की जरूरत नहीं है, n1 है इसलिए n लिखने की जरूरत नहीं है। अब h × c की वैल्यू, बेटा आपको पहले बोला था कि h × c की वैल्यू हमें याद रख लेनी है 19.8 × 10⁻26। और जिसको नहीं याद है h को c से मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 और c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, सॉल्व करके निकाल। और लैम्डा हमें ऊपर दे रखा है 300 × 10⁻⁹, ये लैम्डा है। तो इट इज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। hc की वैल्यू दे दी है हमारे को और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली एंड कैन कैलकुलेट योर आंसर वेरी इजीली। तो एनर्जी के लिए अगर वेवलेंथ दी होगी तो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो सीधे E इज इक्वल टू h न्यू कर देते, बात खत्म हो जाती। अब वन आइंस्टीन बड़ी बार बता दिया आपको, इट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। 1 मोल ऑफ फोटोन्स की एनर्जी को हम आइंस्टीन बोलते हैं। और ऐसे केस में हम जो n लेंगे, n की वैल्यू 6.023
इंटू 10⁻23 लेंगे। अब हमें पता था कि E इज इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा होगा, क्योंकि यहां तो एनर्जी एक फोटोन की निकाली थी इसलिए n की वैल्यू 1 थी, यहां 1 मोल की तो n की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक 6.023 इंटू 10⁻23। Hc की वैल्यू हमें पता है 19.8 इंटू 10⁻26 और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ यानी कि लैम्डा जो है वो कितना है, वो है 300 इंटू 10⁻9। So I think so you can easily calculate this value and can give answer to this. बोलो, are you clear or not? यस सर। किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत हो, he or she may ask, मनसुख मेरे बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक बेटा। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर जो एनर्जी की यूनिट होगी वो हम जूल से रखेंगे ना? जी हाँ, 100% जूल ही रखेंगे, इसकी वैल्यू है जूल में आएगी, यहाँ पे भी जूल आएगी, पर क्योंकि ये पर मोल है तो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सर। यस, एनीबॉडी हु इज रेजिंग हैंड? ठीक, और ऑब्वियसली ट्रेवॉन E इज इक्वल टू h न्यू भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्या है, वैसे h न्यू निकाला है तो h न्यू भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन, 2+2 वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक, ये सबने नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो धीरे धीरे कैसे बिल्डिंग बनती है और कैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमें दिया, क्वेश्चन देखिएगा, सपोज 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, क्वेश्चन है सपोज 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, suppose 10⁻17 joule of light energy is needed by interior of human eye, is needed by interior of human eye, ठीक। सपोज 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट, टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इतनी एनर्जी मान लो कि एक चीज को देखने के लिए हमें चाहिए। सो हाउ मैनी फोटोन्स of green light having wavelength lambda 550 nanometer, ठीक, having wavelength 550 nanometer are needed to generate the maximum energy, are needed to generate द मिनिमम एनर्जी लाइन, जो एनर्जी ऊपर चाहिए उसके लिए कितने फोटोन हमें चाहिए, मिनिमम एनर्जी, ठीक। अब बेटे देखो हमें दिया क्या क्या है, जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है वो सिर्फ एक चीज फॉलो करा करो, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक। पहले देखा करो दिया क्या है, हमारे पास दिया 10⁻17 एनर्जी दे रखी, तो जो E होगा, एनर्जी जो होगा वो होगा 10⁻17 जूल, ये एनर्जी दे रखी है। और फिर हमारे को साथ में दे रखा वेवलेंथ, दैट इज 550 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर को पहले SI में कन्वर्ट कर लो, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, तो लिख सकते हो 550 इंटू 10⁻9 मीटर। सो लैम्डा इज 550 इंटू 10⁻9 मीटर, एनर्जी दी है, वेवलेंथ दिया है। अब हमें यह पता था कि E इज इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा, जो हमें निकालना था N,
हमसे पूछा गया था एन निकालो भाई, नंबर पूछा था, तो नंबर निकालेंगे तो आएगा ई लैम्डा अपॉन एच सी, ई लैम्डा अपॉन एच सी। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 10 टू पावर माइनस 17, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 550 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, और एच सी की वैल्यू कितनी थी 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26। देखो मजा है ना, अगर आपने ये नहीं किया हो पहले से दिमाग में तो आपको दोनों बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ अगर पहले से ध्यान में रखा होगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। बेटे जब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन सर क्या इसमें क्या मुश्किल है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.27, 27.27। तो क्या हम यही आंसर लिख दें? अगर हमने कंपटीशन में यही आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोटोन कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसका आंसर पिछला भी नहीं होना चाहिए, 27 भी नहीं होना चाहिए। 27 से कोई भी आगे निकल गया तो एक अगला फोटोन आएगा, तो इसका आंसर ये टिक नहीं करेंगे, आंसर आएगा ये, लेकिन लिखेंगे 28 फोटोन। क्या लिखेंगे 28। बेटा एक दो बातें जो खास करके इसमें ख्याल रखनी है, एक तो इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ करके 27.27 को 27 लिख दो तो वो कम एनर्जी होगी, नहीं राउंड ऑफ नहीं करना है। अगर 27 के ऊपर 0.02 भी आ जाता तब भी नेक्स्ट फोटोन लिखना ही पड़ता, 28 लिखना ही पड़ता। तो इसका आंसर 28 होगा, ना तो 27 होगा ना 27.27 होगा, क्योंकि फोटोन्स कभी फ्रैक्शनल नहीं होंगे, होल नंबर मल्टीपल में चलना है, इसलिए इसका आंसर 28 होगा ना कि 27। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई मेरे भाई? आगे सर समझ में। सर अगर फोटॉन्स होल नंबर में आते हैं हमेशा, तो हमारा आंसर के फ्रैक्शन में आ सकता है। बेटे देखो आंसर फ्रैक्शन में इसलिए आया कि ये वैल्यू हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने राउंड ऑफ करके देखा हुआ, एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है, इसलिए फोटोन का आंसर फ्रैक्शन नहीं आया बेटा। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। बेटा त्रिभुवन क्या क्या पूछता रहता है यार, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़, ये फजूल की बातें कि नंबर ऑफ फोटोन ओवर पावर्स दी, व्हाट इज दिस? Is this having any use with this, or you are just making me a fool? मुझे ऐसे लगने लग गया यार कि भैया तू मेरे को जानबूझ करके खींच रहा है। मैंने तेरे को अलाउ किया तो पढ़ आराम से बेटा, 10,000 बार पढ़, क्वेश्चन ढंग का हो 1000 बार पूछ यार, बेफजूल की चीजें क्यों यार? 10 क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन क्या ओवर पावर कर जाएगा, किसको ओवर पावर कर जाएगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर? अरे भाई सिंपल बात है कि फोटोन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। दैट व्हाट आई वांट टू सजेस्ट बाय दिस क्वेश्चन कि भैया हमारे को फोटोन जब भी निकालना है वो फ्रैक्शनल नहीं आएगा, दैट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ठीक, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं बेटे सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। ठीक, अब ये लेवल मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन का लेवल टक 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 ऊपर जाएगा। अब ये अ बल्ब एमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अ बल्ब emits a bulb emits a light of wavelength, a bulb emits a light of wavelength 4500 angstroms. A bulb emits light of wavelength 4500 angstroms. The bulb is rated. The bulb is rated 150 watt.
The bulb is rated 150 watt and 8% of the energy is emitted as light and 8% of energy is emitted as light. 8% of energy is emitted as light. ठीक, आपको ना how many photons are emitted by bulb per second? How many photons of light are emitted per second by the bulb? अब ये क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास दिया क्या क्या है बेटा, बड़े ध्यान से इधर क्वेश्चन में यहां पे ध्यान देना है बस। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखी वेवलेंथ यानी लैम्डा 4500 एंगस्ट्रॉम्स। नो बेटा ध्यान में रखना, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम is 10⁻⁻10 मीटर, ये बात ध्यान में रखिए। यानी इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं जूल में तो आएगा 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ है। ठीक है जी। अब अगली बात हमारे पास पावर, ये क्या दे रखा है, वॉट में क्या होती है बेटा, 9वीं में पढ़ा होगा वॉट में क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा ये पावर। हमें पावर दे रखी है बल्ब की कितनी, 150 वॉट। अगर कभी भी वॉट में दिया हो तो समझ लेना है पावर है। ठीक, तो ये पावर वॉट में दे रखी है। अब हमारे पास बोला 8% एनर्जी जो है वो लाइट में, जितनी एनर्जी बनेगी उसका 8% जो है वो लाइट में यूज हो रहा है। ठीक, आपको बोला हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट आर एमिटेड पर सेकेंड। बेटा टाइम यहां पे 1 सेकेंड दिया है। मान लो यहां 10 आवर दिया होता तो टाइम 10 आवर होता, पर यहां 1 सेकेंड दिया है तो टाइम इज 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हमसे यहां ये पूछा है कि कितने फोटोन्स एन निकालना है, पर पहले हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी वेवलेंथ से नहीं निकालेंगे क्योंकि एनर्जी ये निकलेगी टोटल पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर था 150 और टाइम था 1 सेकेंड, तो 150 जूल आ गया। बेटे अगर टाइम 10 आवर्स दिया होता तो आर को भी सेकंड में कन्वर्ट करते, क्योंकि टाइम एसआई में लेना पड़ेगा तो सेकंड्स में कन्वर्ट करके यहां पुट करते। याद रखना है मेरी बात, टाइम शुड बी पुट इन सेकंड्स और पावर शुड बी इन वॉट, ये जूल्स में, ये एनर्जी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला सिर्फ 8% लाइट की तरह आ रही है, ये टोटल एनर्जी बल्ब की, बाकी हीट निकल रही है, 8% लाइट की तरह आ रही है। तो एनर्जी एमिटेड एज लाइट, एनर्जी एमिटेड एज लाइट, लाइट की तरह जो एनर्जी एमिट हो रही है वो है 8%, यानी 8/100 ऑफ 150, जो टोटल एनर्जी आई थी उसके 8%। सो दैट इज 12 जूल। तो जो लाइट की तरह एमिट हुई वो 12 जूल हो गई, और जो हीट की तरह एमिट हुई बेटा वो 150 में से 12 माइनस कर दो, यानी 138 जूल हीट की तरह एमिट हो गई, और लाइट की तरह कितनी हुई, सिर्फ 12 जूल। हमें नंबर ऑफ फोटोन पूछे, तो E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा होता है। तो N जो होगा वो HC, हमारे पास क्या आएगा, E लैम्डा अपॉन HC होगा। अब एनर्जी कितनी है, लाइट में से फोटोन निकलने 12, लैम्डा कितना दे रखा है 4500 इंटू 10⁻⁻10,
डिवाइड बाय hc की वैल्यू कितनी थी 19.8 into 10 to power minus 26. Now solve this and you can easily calculate your answer, that is 2.72 into 10 to power 19. आंसर आएगा 2.72 into 10 to power 19 photons. सर 19 और 18 हाँ जी सर 19 और 18 19 चल सॉल्व कर लेना इसको, मैंने तो रफ सा कर रखा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको इसी को सॉल्व करना है बेटे, कुछ नहीं है। ये सर वही 10 to power 18 आ रहा है ना। एक बार दोबारा कैलकुलेटर से कर लेना, तब क्या हो गया, ठीक। बट आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इस आंसर को तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा नहीं सर वो डेसिमल का हो गया, आपने 2.72 Whatever. लिखा, मैंने 27.27। व्हाटएवर, मैंने तो एक बार ही कैलकुलेट किया होगा रफ में, बस वो फटाफट से करके रख दिया। तो लैम्डा जो है वो आपको दे रखा था। अब कभी भी अगर आपको कोई बल्ब दिया हो, कोई चीज दी हो जिसकी पावर दी हो, तो पहले एनर्जी से पावर इनटू टाइम निकाल। हाँ ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ हीट भी निकली हो, कुछ लाइट की तरह परसेंटेज दी हो, ठीक है, नहीं दी तो सारी की सारी लाइट होगी। और फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा के, अब बोलो बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। तो बेटा इसको मैं लाइट नहीं लूंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर दे सकें और मुझे पूरा पता चल जाए कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। लिखिए क्वेश्चन, अ बल्ब रेटेड 60 वॉट, a bulb rated 60 watt operates for 10 hours, operates for 10 hours, and if 50% of energy is given as light, and 50% of energy is given as light, how many photons or wavelengths, how many photons or wavelengths 550 nanometer, how many photons or wavelength 550 nanometer can be emitted in given period of time, can be emitted in given period of time. Quickly करना बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, सर इसका आंसर हम 3 into 10 raised to power 19 लिखेंगे। यहां पर बेटे यस सर, बिकॉज आप कह रहे थे डेसिमल है तो। अब 10 to power 19 ही होगा ना बेटा। नहीं सर 2.72 को हम 3 लिखेंगे। नो नॉट एट ऑल, अरे बेटा जब इसको 10 to power 19 से मल्टीप्लाई करेगी तो इसका मतलब 2720000, वो तो होल नंबर में आएगी वैल्यू। ओके सर, थैंक तो यू। अगर तेरा आई आंसर ऐसे रहा है 32 या 32.3, तब तू 33 लिखेगी ना बिटिया। अगर 10 की पावर में है तो वो तो अपने आप ही होल नंबर हो जाएगा ना। यस यस सर, सॉरी सर। ओके ओके ओके, चलो करो फटाफट, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पावर दे रखी थी 60 वॉट, पावर दे रखी थी 60 वॉट, ठीक। और जो इसका टाइम दे रखा था, टाइम वाज 10 आवर्स। बेटा मैंने आपको समझाया था 10 आवर को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक। बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे, 3600 into 10, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, इंटू 10 करोगे तो टाइम आएगा सेकंड्स में, ठीक। यानी यू कैन राइट दिस 3.6 into 10 to power कितना हो जाएगा, ठीक, 1 2 3 4, इतने सेकंड्स हो गए।
तो पहले एनर्जी निकालो। एनर्जी आ जाएगी पावर इनटू टाइम। पावर थी 60 और टाइम था 3600, या सीधे 3.6 इंटू 10 टू पावर 4, ये एनर्जी आ गई। लेकिन लाइट की तरह एमिटेड जो है, आपको बोला एनर्जी एमिटेड एज लाइट, एनर्जी एमिटेड एज लाइट, ठीक, वो कितनी आएगी 50%, दैट इज 50/100 ऑफ 60 into 3.6 into 10 to power 4. ठीक है बच्चे, सो दिस इज एनर्जी एमिटेड एज लाइट। क्लियर? अब कर लो इसको सॉल्व इजीली। ठीक है जी, अब आपके पास एनर्जी एमिटेड एज लाइट है, तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक, ई हमें एम निकालना था, एम होता है ई लैम्डा अपॉन एच सी। तो एनर्जी हमारे पास यहां से आ ही रही थी 50 इंटू 60 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 2। ठीक, 100 काट दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 19.8 इंटू 10 टू पावर -26। इसको सॉल्व कर लो एंड यू कैन गेट योर आंसर डन। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। सर आंसर इज 3 into 10 to power 24 photons. सॉल्व बेटा, मैंने यहां तक तो ला दिया, उसके बाद आप देखो इसको सॉल्व करके। ओके सर। देखो बच्चे, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स, फाइंड द नंबर ऑफ photons in a radiation emitted having energy, in a radiation emitted having energy 5 electron volts, 5 electron volts, and frequency of 10 to power 15 hertz, and frequency of 10 to power 15 hertz। ठीक है बेटे, नाउ मूविंग वन स्टेप फर्दर, हमारे पास यहाँ जो एनर्जी दी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार सीधे इसकी एनर्जी पूछते हैं। उत्तर, ये ई जो है वो चार्ज के लिए है और वी जो है वोल्ट है। तो बेसिकली कल भी ये क्वेश्चन परसों की क्लास में हुआ था, तो वैसे भी पता होना चाहिए कि कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एक्चुअली Q इंटू V, जहां पे Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 और V है 5V, ये 5V। तो E यहां चार्ज को लिखा गया है बेसिकली, तो ये एनर्जी होगी बेटा। क्लियर? यानी एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 जूल बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली हमने जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा उसको इतने से मल्टीप्लाई करना है। कभी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना होगा तो एनर्जी को आप इतने से डिवाइड करेंगे, एक ही बात होगी। तो यहां एनर्जी ये आ गई। अब हमें साथ में फ्रीक्वेंसी दी है 10 टू पावर 15 हर्ट्ज और नंबर ऑफ फोटोन बोले तो E इज इक्वल टू NH न्यू, E इज इक्वल टू NH न्यू। तो N जो होगा वो E डिवाइडेड बाय H न्यू होगा। E की वैल्यू तो निकाल दी 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 5 और H न्यू जो होगा
एच न्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो है, एच की वैल्यू तो पता है 6.626 10 टू पावर -34 और न्यू की वैल्यू है 10 टू पावर 15। सॉल्व कर लो, एम निकल जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, निकाल लोगे यहां से क्वेश्चन? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कैसे होगा समझ में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कंपटीशन की जान प्राण है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ गैस। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer is absorbed by a gas and re-emitted into two photons. One having wavelength 400 nanometer, one having wavelength 400 nanometers. Find the wavelength, frequency and energy of other photon. ठीक है जी। दिस इज अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक कोई गैस का मान लो सिलेंडर था, ठीक, उसके अंदर हमने लाइट का एक फोटोन डाला और ये 300 नैनोमीटर की लाइट थी, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस गैस ने एब्जॉर्ब किया और फर्दर इसको दो फोटोन में बाहर फेंका। ठीक है जी। एक की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर थी और एक की वेवलेंथ हमें निकालनी है। वेवलेंथ निकालेंगे तभी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तभी हमारे पास क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड ना बेटा, इसीलिए तो ये फॉर्मूला पहले समझाया था। अब हमने मान लिया टोटल एनर्जी ई थी, तो जब वो दो पार्ट में टूटी तो वो E1 प्लस E2 हो गई होगी। अब एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, तो यहां लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा 2। बेटा hc कॉमन है, कट जाएगा, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। अगर फ्रीक्वेंसी भी होती तो सिंपल था, न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। तो 1 बाय 300 शुड बी इक्वल टू 1 बाय 400 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। कैलकुलेट लैम्डा 2, कैलकुलेट लैम्डा 2, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर लैम्डा आ गया तो फिर हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो वो भी निकलेगा, और एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो वो भी निकलेगी। सब कुछ निकल जाएगा, मजे आ जाएंगे। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। clear. लेकिन ना ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आराम से आ गया है, लेकिन मैं ना तुम्हें एक छोटी सी हिदायत दूंगा। जब तुम कंपटीशन में जाओ ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के बजाय ना इस वेवलेंथ का पहले ना फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और फिर ज्यादा इजी हो जाएगा कि न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2 से सीधे ही आ जाएगा।
तो उससे पता क्या कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती। यहाँ थोड़ा सा ऐसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट कैन बी डन इजीली, बट रेसिप्रोकल्स है ना तो कई बारी मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो कंपटीशन में टाइम ज्यादा खा जाती है कैलकुलेशन। तो अगर पहले ही फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो न्यू इक्वल टू न्यू वन प्लस न्यू टू कर सकते हो। ठीक, एक की फ्रीक्वेंसी पता होगी, दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता होगी, तीसरी निकालनी बहुत इजी हो जाएगी। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप ये भी लगा सकते हो और आप ये भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे। ठीक, तो बेटे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए मेरे से यार। ठीक, आपको पता छोड़ूंगा ही कुछ नहीं। क्या आपका ये फॉर्मूला एक्सप्लोर हो गया? यस सर। क्या हमारा ये फॉर्मूला एक्सप्लोर हो गया? सर हो गया जी। क्या आइंस्टाइन पूछा है मैंने निकालने को? सर यस। पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला करवा दिया मैंने? सर जी बिल्कुल करवाया। एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल वाला करवा दिया? सर इस पे भी क्वेश्चन करवाया आपने। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 पे करवाया? सर इस पे भी करवा दिया। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने यूज किए ना बेटा। अब चलो इससे और आगे। ठीक, आपको बोला धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, तो लेवल बढ़ता जाएगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करते आते रहेंगे। इजी से शुरू होके इजी तक जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखिएगा, हमसे पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी। हमें बोला EM वेव ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, EM वेव ऑफ एनर्जी, EM कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी 242 नैनोमीटर is just sufficient। ठीक, क्या बोला? EM wave of lambda wavelength 242 nanometer just sufficient to ionize sodium atom, is just sufficient to ionize sodium atom। EM wave of energy 242 nanometer just sufficient to ionize sodium atom. Calculate ionization energy of sodium per mole. Calculate ionization energy of sodium per mole। सर पहले तो ये बता दो जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो बेटा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल देना उसको आयन बनाना कहते हैं। तो अगर मैंने सोडियम लिया और सोडियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। इसको हमने क्या बोला? आयोनाइजेशन। और इसमें जो एनर्जी नीडेड होगी, एनर्जी नीडेड is called ionization energy। इसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हमें बोला है कि इतनी वेवलेंथ जो है, एनर्जी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, EM वेव है, EM वेव ऑफ एनर्जी। ठीक, अब देखो बेटा लिखा यहां पे एनर्जी है, ठीक, बट एक्चुअली दी है वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमें दी हुई वेवलेंथ है EM वेव ऑफ वेवलेंथ लिख लो यहाँ, वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। ठीक, ये वेवलेंथ हमारे पास दे रखी है 242 नैनोमीटर, विच इज सफिशिएंट टू आयोनाइज, यानी वेवलेंथ दे रखी है। अब उसके लिए एनर्जी निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता है। पर ये बेटा एक सोडियम के लिए चाहिए, पर हमें तो पर मोल निकालनी है।
तो एक सोडियम के लिए इतनी, पर मोल के लिए इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो इनटू 6.023 इंटू 10⁻23 कर दोगे तो ये एनर्जी पर मोल आ जाएगी सीधे ही। तो यानी यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू Hc की वैल्यू 19.8 इंटू 10⁻26, लैम्डा की वैल्यू 242 इंटू 10⁻9 इंटू 6.023 10⁻23। सॉल्व कर लो, दिस विल कम आउट टू बी आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल। ये जूल पर मोल में आंसर आएगा। इतनी एनर्जी, इतनी वेवलेंथ हमें चाहिए थी, सफिशिएंट थी टू आयनाइज, उसके बराबर एनर्जी वो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक। और उसको पर मोल के लिए हमने 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलना, यस और नो। यस सर। शाबाश शाबाश। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। अब क्वेश्चन देखेगा, हमें बोला आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू आयोडीन एटम्स। क्वेश्चन दिया है आयोडीन molecules dissociate into iodine atoms. Dissociate into iodine atoms. Iodine molecules dissociate into iodine atoms by absorbing wavelength, iodine molecule dissociate into iodine atoms by absorbing wavelength lambda 4500 nanometer, ठीक है। If each iodine molecule absorbs one photon, if each iodine molecule absorbs one photon, find the kinetic energy of iodine atoms. Find the kinetic energy of iodine atoms if bond dissociation energy of iodine, if bond dissociation energy of iodine is 240 kilojoule per mole, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक। देखो बेटे, इसमें क्या था कि हमारे पास एक आयोडीन मॉलिक्यूल था I2, ठीक। यानी बेसिकली इसमें I और I में एक बॉन्ड था, हमने इस पे लाइट डाली, ठीक। और लाइट कितनी डाली? लाइट डाली 4500 नैनोमीटर्स। इतनी लाइट हमने एंगस्ट्रॉम में दी कि नैनोमीटर में दी? एंगस्ट्रॉम्स में दी, नॉट इन नैनोमीटर्स, इट इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम्स। तो चलो, इतनी एंगस्ट्रॉम्स में मैंने लाइट डाली, तो ये आयोडीन टूट गए और दो आयोडीन बन गए, ठीक। अब इस एनर्जी में से ये जो एनर्जी डाली,
इसमें से कुछ एनर्जी तो यूज हो गई टू ब्रेक द बॉन्ड, बाकी बची हुई आयोडीन एटम्स ने ले ली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स will be equal to टोटल एनर्जी जो हमें दी गई, टोटल एनर्जी गिवन, माइनस एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स, एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी बनी, लेकिन बेटा वो भी दो पार्ट में बट गई है, दो आयोडीन बने हैं ना। तो अगर हम आयोडीन एटम की बात करें पर एटम, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, यानी जितनी एनर्जी थी बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ यूज हो गई, बाकी बची दोनों एटम ने एब्जॉर्ब कर ली और दोनों की वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो जो बाकी बची थी उसको आधी आधी ले ली इन्होंने और वो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी बन गई। तो अब आई थिंक सो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया। तो उसके लिए पहले टोटल एनर्जी निकालनी है, फिर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड निकालनी है और फिर उसको डिवाइड बाय 2 से करना। तो पहली बात, टोटल एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन कितनी एनर्जी दी गई थी, दैट इज hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दिया गया। तो hc था 19.8 इंटू 10 टू पावर -26, वेवलेंथ कितनी थी 4500 इंटू 10 टू पावर माइनस, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू पावर -10। यहां से एनर्जी गिवन निकालो। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, यहां 1 मोल तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, अपने को 1 मॉलिक्यूल तोड़ना है। तो दूसरा पार्ट था एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, ठीक है जी। अब एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड हमारे पास कितनी थी बेटा, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, देखो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 आयोडीन मॉलिक्यूल्स नीड, आयोडीन मॉलिक्यूल्स नीड कितनी मेरे भाई 240 किलो जूल, यानी 240 इंटू 10 टू पावर 3 जूल। तो 1 मॉलिक्यूल विल नीड 240 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी यूज्ड है। तो टोटल एनर्जी बाय यूज्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स आ जाएगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? बोलो फटाफट से, समझ में आई कि नहीं, यस और नो? ओके, सो आपको ना 2 क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं सोचने के लिए, क्योंकि सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते। असाइनमेंट भी करनी है और क्वेश्चन भी करना है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी लिखना है, क्विकली। हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 550 nanometer are needed? How many photons of wavelength 550 nanometers are needed to melt? Are needed to melt 10 gram of ice. Are needed to melt 10 gram of ice. If heat of fusion of ice is 333 joule per gram, 333 joule per gram। दोबारा क्वेश्चन सुन लो,
how many photons of wavelength 550 nanometer are needed to melt 10 gram of ice. 10 gram of ice if heat of fusion of ice is 333 joule per gram. एक क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 अल्ट्रा लेवल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला. फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, photochemical dissociation of oxygen into two normal oxygen atoms. या ऐसा करो, दोबारा से लिखना क्वेश्चन. Photochemical dissociation of oxygen into one normal oxygen atom. दोबारा से लिख लो. Photochemical dissociation of oxygen into one normal oxygen atom and one excited oxygen atom. Takes place. If excited oxygen atom have 1.976 electron volts, 1.976 electron volt more energy than normal atom. And the energy required to dissociate oxygen molecule into two normal oxygen atom is 498 kilojoule per mole. 498 kilojoule per mole. Then find the maximum wavelength. Used in first dissociation. क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा हिंट दे देता हूं. बोला एक O2 था, इस O2 को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, एक O और एक एक्साइटेड O, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा है. ठीक, अगर इसकी एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी E प्लस 1.976 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक, हमें पूछा इसके लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए, जबकि हमें कहा है कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन होता और वो नॉर्मल एटम्स में टूटता तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती नॉर्मल एटम में टूटने के लिए वो 498 किलो जूल पर मोल होती. नॉर्मल में इतनी एनर्जी अपने को चाहिए थी, बट अपने को ऐसे नहीं तोड़ना है. एक तो ये पर मोल दी है, हमें एक मॉलिक्यूल तोड़ना है, ये बात पहले ध्यान रखना. पर हमें तोड़ना ऐसे करके है कि एक नॉर्मल हो और एक की एनर्जी ज्यादा हो. उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कितनी वेवलेंथ चाहिए वो हमें पता नहीं. बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, कठिन परीक्षा दे दी सर आपने.
Yes, Trevon, I will again explain the question. Photochemical dissociation of oxygen into one normal oxygen atom photochemical dissociation of oxygen into one normal oxygen atom and one excited oxygen atom takes place if excited oxygen atom has 1.976 electron volt more energy than normal. If excited oxygen atom has 1.976 electron volt more energy than normal, and the dissociation energy of oxygen into two normal atoms, and the dissociation energy into two normal atoms is 498 kilojoule per mole. Calculate the maximum wavelength for dissociation in one. तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसको एक नॉर्मल ऑक्सीजन में जो सिंपल ऑक्सीजन है जैसे वो टूट के बनती वो, और यहाँ जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है इसको एक्साइटेड बोलेंगे, एक्साइटेड ऑक्सीजन में तोड़ना है। ठीक, इसके लिए कितनी वेवलेंथ लगेगी, जबकि इसकी एनर्जी हमारे पास ई मान लो जितनी है उससे इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है एक्साइटेड की, नॉर्मल में तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगती थी। ठीक, तो इसको सोचो, करो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से सीखो। और आपका कुछ होमवर्क है, होमवर्क है आपके नोट्स में ये प्लांट्स क्वांटम थ्योरी के बाद कुछ कंसेप्ट बूस्टर और फ्यूल दिया गया होगा, सारा सॉल्व करना है। कंसेप्ट बूस्टर एंड फ्यूल दिए हैं, सारा सॉल्व करना है। क्लियर? अभी मनसुख मेरे को बता बेटा, आज का समझ में आया तेरे को कि नहीं आया, जल्दी बोलना, यस और नो। यस सर आया है। शाबाश बेटे, वेरी गुड मेरे बच्चे। और सत्यम, आपको समझ में आया बेटे? यस सर। शाबाश। चैतन्य बेटा, क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. थैंक यू। तो मेरा ख्याल सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज